हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, मैं शशिकांत जायसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ईथर के सिंथेसिस के बारे में, ईथर को कैसे बनाया जाता है। पिछले क्लास में मैंने आपको दो मेथड बताई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक विलियमसन और दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के निर्जलीकरण से, और विलियमसन सिंथेसिस। ये दो मेथड मैंने आपको बताया। तो देखिए, विलियमसन सिंथेसिस में मैंने आपको जो बताया था ईथर बनाने के लिए, तो वो सिंपल ईथर बताया था, यानी कि एकदम सिंगल चेन में बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओपन अल्कोहल को छोड़कर हम उस अल्कोहल के जगह पर हम इस तरह से फिनॉल लेकर भी क्या कर सकते हैं, ईथर बना सकते हैं। ठीक है, फिनॉल से भी हम ईथर का निर्माण कर सकते हैं। अल्कोहल से तो होता ही था विलियमसन विधि, तो याद कीजिए विलियमसन विधि में क्या होता था। ठीक है, ये अल्कोहल होता था और इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते थे, तो किसी एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो सोडियम एल्कोक्साइड जैसे कि ओपे माइनस Na प्लस, और इधर से क्या लगा होता था, R लगा होता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम अल्कोहल की जगह फिनॉल लेंगे। ठीक है, और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे, तो NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ। तो ये NaOH में आप लोग तो जानते ही हैं कि NaOH में क्या होगा कि यहाँ से OH माइनस आएगा। NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक बेस है, क्षार है, तो ये अपना OH माइनस देगा। और ये फिनॉल जो है वो एसिडिक कैरेक्टर का होता है। फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर, अम्लीय प्रकृति की होती है, तो ये अपना क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा। तो ये OH इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा, तो यहाँ से -H2O हो जाएगा। ठीक है, OH और H क्या हो गया, -H2O। तो यहाँ से क्या होने वाला है, आपका ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर O पे माइनस, क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पर O पे माइनस और ये Na प्लस, ये क्या हो गया, Na प्लस हो गया। ये NaOH कैसे टूटता है, Na प्लस और OH माइनस। तो OH माइनस इस फिनॉल का हाइड्रोजन ले लेगा, ये अपना हाइड्रोजन दे देगा क्योंकि ये एसिड की तरह काम करेगा, और OH और H मिलकर H2O निकल जाएगा, और ये जो Na प्लस है वो इस O माइनस के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको बहुत बार बताया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन। इसका क्या नाम है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। चलिए लिख देते हैं एक बार, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखिए यहाँ से काम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा, तो ये देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, ये देखिए Na प्लस, इसमें भी Na प्लस, कल जो आपको मैंने बताया था, ये ऑक्सीजन पे माइनस, इसमें भी ऑक्सीजन पे माइनस, और ये जो ग्रुप है ये यहाँ पर R की तरह काम कर रहा है, यानी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इस R की जगह यहाँ पर अभी क्या है, ये बेंजीन का रिंग है। क्लियर है। ठीक है, तो अब बताइए, अब हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन हम करा देंगे किसी एल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ करा देंगे, किसी एल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन हम करा देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो ये जो O माइनस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इस अल्काइल समूह को इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाएगा। आप लोग तो जानते ही हैं कि ये हेलोजन ग्रुप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास कर रहा है, इस पर डेल्टा माइनस आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इससे जा रहा है तो इस पर डेल्टा प्लस आ रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन देने कौन आएगा, ऑक्सीजन पर जो माइनस चार्ज है वो इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए आएगा। और जैसे ही ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और ये हैलोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, अवशिष्ट समूह होता है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। समझ गए। तो यहाँ से क्या होने वाला है, देखिए यहाँ से ये बेंजीन, यहाँ पर O अब माइनस नहीं रहेगा क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो O के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये R जुड़ जाएगा, O के साथ ये R जुड़ जाएगा, यानी कि ये अल्काइल समूह जुड़ जाएगा। और X तो यहाँ से निकल गया, हैलोजन समूह जो भी हो यहाँ से निकल जाएगा, तो X माइनस के रूप में ये निकलेगा, X माइनस के रूप में। तो ये X माइनस और ये Na प्लस, तो क्या हो जाएगा, -NaX। ठीक है,
सोडियम हैलाइड, कोई भी सोडियम हैलाइड यहाँ से क्या होगा, माइनस का साइन है कि यहाँ से इस रिएक्शन के बाद ये निकल जाएगा और हमारा ये मेन प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है ये क्या चीज़ है, ये भी तो ईथर ही है। आप कहेंगे कैसे ईथर है, तो देखिए ये ऑक्सीजन, इसके इधर अल्काइल समूह, और ये भी तो है, ये भी क्या चीज़ है, ये भी तो अल्काइल समूह ही है, हाइड्रोकार्बन ही है, लेकिन बेंजीन है। तो ये क्या हो गया, आपका ईथर बन गया। तो इसको हम लोग ऐसे कहते हैं ये एरोमेटिक ईथर हो गया। क्या हो गया, एरोमेटिक ईथर, ठीक है। यानी AR से मतलब क्या होता है, बेंजीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद फिर कोई अल्काइल समूह लग जाएगा। ये एरोमेटिक ईथर तैयार करने का तरीका है। किससे, तो फिनॉल से। फिनॉल से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, वाटर निकलेगा, सोडियम फेनोक्साइड आयन यहाँ पर एक सॉल्ट बनेगा। इसका रिएक्शन हम किसी अल्काइल हैलाइड के साथ करा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, NaX निकलेगा और अंत में एरोमेटिक ईथर तैयार हो जाएगा। एक बात का ध्यान आप एक बार फिर से रखेंगे कि ये अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको विलियमसन सिंथेसिस में पहले भी बताया था कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड अगर हो तो प्रोडक्ट जल्दी बनता है, आसानी से बनता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या होता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्लियर है। चलिए इस रिएक्शन पर एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कोई। तो रिएक्शन पर हम एग्जाम्पल क्या देख ले, देखिए ये एक फिनॉल है, ये एक फिनॉल है, इसका रिएक्शन हम करा दिए किसके साथ, मान के चलिए ये एक ही बार में मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको दे देगा प्रोडक्ट बनाने के लिए NaOH, पहले NaH और उसके बाद क्या दे देगा आपको RX, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड की जगह पर हम यहाँ पर कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। चलिए C2H5Cl हमने ले लिया, ठीक है, इथाइल क्लोराइड ले लिया। अब प्रोडक्ट क्या होगा बताइए। तो प्रोडक्ट देखिए मैकेनिज्म के थ्रू जाइएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। करना क्या है, सीधा यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है। देख लीजिए ये हाइड्रोजन हटता था और इस हाइड्रोजन हटाने पर इस हाइड्रोजन की जगह पर क्या जुड़ा, इस हाइड्रोजन की जगह पर R आ गया। देखिए ये हाइड्रोजन हट गया और इस हाइड्रोजन के जगह पर क्या आ रहा है आपका, ये R आ रहा है, अल्काइल समूह आ रहा है। और ये R कहाँ का आ रहा है, अल्काइल समूह कहाँ का आ रहा है, जो अल्काइल हैलाइड लिया जा रहा है, ठीक है। ये अल्काइल हैलाइड ये R जा रहा है, यानी कि ये अल्काइल समूह जुड़ने के लिए वहाँ जा रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर क्या है आपका R के जगह C2H5 है, तो यहाँ पर O तो होगा ही और O के साथ क्या लग जाएगा, C2H5 लग जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। क्लियर है, समझ में आ गया। और ये जो ईथर है वो कैसा ईथर है, अनसिमेट्रिकल असममित ईथर है, असममित ईथर है। क्योंकि देख लीजिए कि ऑक्सीजन के इधर और ऑक्सीजन के उधर दोनों समूह जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट ग्रुप है। तो समझ गए आप लोग। इस तरह से आपको रिएक्शन दे देगा। ये OH फिनॉल है, इसका रिएक्शन पहले NaOH के साथ, फिर यहाँ पर कोई अल्काइल हैलाइड दे देगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, तो वहाँ पर उस अनुसार आप प्रोडक्ट जो है निकाल देंगे। और प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, NaX जो निकलता था, जो NaX निकलता था वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा NaX की जगह क्या है, Cl है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NaCl। प्लस यहाँ पर वाटर भी तो निकला है फर्स्ट स्टेप में, जब NaOH के साथ कराते हैं तो वाटर भी निकलता है, तो प्लस H2O। ये सारा चीज़ एक बार में समझ गए। क्लियर हो गया आपको कि करना क्या है, हाइड्रोजन को हटाना है और वहीं पर अल्काइल समूह को जोड़ देना है। कौन सा अल्काइल समूह, जो हमें यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, और साथ में एक यूनिट H2O तो निकलेगा ही। तो ये इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये विलियमसन सिंथेसिस से हम सिर्फ ओपन ईथर नहीं बना सकते हैं, बल्कि हम लोग साइक्लिक यानी कि एरोमेटिक ईथर का भी निर्माण कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको यहाँ पर सबसे पहले फिनॉल लेना पड़ेगा और इस तरह की रिएक्शन होगी। समझ में आ गया आपको। चलिए अब ईथर बनाने की कुछ और विधि है, उसको हम देख लेते हैं। ये तीसरा विधि होगा, ये दूसरे विधि के अंतर्गत ही आएगा, विलियमसन सिंथेसिस के अंतर्गत ही आएगा कि विलियमसन सिंथेसिस की मदद से हम एरोमेटिक ईथर कैसे बना सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए थर्ड रिएक्शन को हम देखते हैं यहाँ से। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आपको क्या करना है, अल्कोहल लेना है, 2 यूनिट अल्कोहल लेना है ना, 2 यूनिट यहाँ पर अल्कोहल लेना है। और ये किस स्टेट में लेना है, वेपर स्टेट में। वेपर मतलब समझते हैं ना, वाष्प। जब हम गर्म करते हैं लिक्विड को तो वो वेपर बनकर, वाष्प बनकर निकलता है, तो उसी को उस स्टेट में हमको इसको लेना है। और इसको क्या कर देना है, हमको गर्म करना है, किसके साथ, एल्यूमिना के साथ।
Al2O3 इसको एल्यूमिना कहते हैं। इसके साथ गर्म करना है कितने टेम्परेचर पर, तो 270 से 280 डिग्री सेल्सियस पर। तो टेम्परेचर याद रखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, सीधा याद रखिएगा कि 2 यूनिट हम क्या करेंगे, एल्कोहल लेंगे और उसका जो है वेपर फॉर्म में लेंगे, ये याद रखिएगा। अगर आप इसका स्टेट बदल दीजिएगा तो फिर ये रिएक्शन दिक्कत हो जाएगी। चलिए Al2O3 एल्यूमिना के साथ रिएक्शन कराएंगे इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमने 2 यूनिट लिया है, 2 यूनिट से ही ये रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर फिर उसी तरह का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी इस केस में भी सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर ही बनेगा, असममित सिमेट्रिकल ईथर ही बनेगा। यानी जो आपको मैंने बताया था एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से जो ईथर बनता था, जहाँ पर सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बनता था, वहाँ याद कीजिए क्या होता था कि यहाँ पर 2 यूनिट यूज हो जाता था इसका। इसीलिए क्या होता था कि प्रोडक्ट हमारा हमेशा जो है सिमेट्रिकल ईथर होता था, लेकिन विलियमसन सिंथेसिस में सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों हो सकता था। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और इसके साथ H2O का भी यहाँ पर रिलीज होगा, H2O भी यहाँ से निकलेगा। तो ये तीसरा विधि हो गया, सिंपल सी विधि है, इसकी मैकेनिज्म को कुछ नहीं जानना है, बस इतना ही इसमें जो है हमको याद करके रख लेना है। चलिए, अब उसके बाद क्या होता है, फोर्थ रिएक्शन में देखते हैं। ये आपको मैंने विलियमसन सिंथेसिस, ये भी विलियमसन सिंथेसिस ही है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, एक ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना है, बस रिएक्शन का इक्वेशन याद रख लेना है। और उसके बाद 4th नंबर में आता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं OMDM। OMDM का मतलब होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, है ना, नाम कुछ खतरनाक आपको लग सकता है। इस OMDM का नाम आप एक बार ज़रूर सुनते होंगे। इस OMDM रिएक्शन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन से एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, एल्कीन से एल्कोहल बनाने की ये एक विधि है, OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है ना। चलिए, तो OMDM यहाँ पर है, तो यहाँ पर OMDM का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि ईथर भी बना सकते हैं। तो कैसे ईथर बना सकते हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी एल्कीन को लेंगे, जैसा एल्कीन यूज होता है एल्कोहल बनाने के लिए, वैसा ही हम कोई एल्कीन यहाँ पर चूज कर लेंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पर एक एल्कीन चूज कर लिया, ये कोई एल्कीन है, क्लियर है ना। तो ये कोई एल्कीन है, और इस एल्कीन का जो रिएक्शन होता था, देखिए ये जो हम यूज कर रहे हैं इस एरो के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, Hg, यहाँ पर ये Hg का मतलब क्या है, मरकरी है, और HgOAc यहाँ पर 2 मोल यूज होगा, और साथ ही यहाँ पर जो है HOR। ठीक है, एल्कोहल, ये क्या चीज़ है, एल्कोहल है। उसके बाद यहाँ पर NaPH4, इसका भी यूज होता है, और साथ में OH-, कोई बेसिक मीडियम से आया हो, कोई क्षार लिया गया होगा जहाँ से ये OH- मिलेगा। तो इतने चीज़ों की आवश्यकता होगी, तब एल्कीन से हम क्या कर सकते हैं, ईथर का निर्माण कर सकते हैं। तो मैं एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, बता देता हूँ कि जब एल्कीन से एल्कोहल बनाया जाता है, उस केस में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कैसे काम करता है। तो देखिए होता क्या था वहाँ पर कि जैसे यहाँ पर CH3 लिया हुआ है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसमें क्या होता था कि ये बॉन्ड टूटता था। ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया, एक वैलेंसी खाली हो गया, तो यहाँ पर OH लग जाता था, और यहाँ पर क्या लगता था, H लगता था। क्लियर है, ये चीज़ होता था, एल्कोहल बनता था, यानी ये क्या हो जाता था, CH3 हो जाता था। कब, जब यहाँ पर हम H2O को लेते थे। अभी मैंने यहाँ पर क्या लिया है, अल्कोहल को लिया है, लेकिन उस केस में एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए सब चीज़ सेम रहता है, सिर्फ इस एल्कोहल की जगह यहाँ पर हमने जैसे एल्कोहल ले लिया है, उस केस में क्या होता है, H2O लिया जाता है। क्या लिया जाता है, H2O लिया जाता है। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। जब यहाँ पर हम H2O ले लेंगे, H2O वाटर ले लेंगे, इस जगह पर सब चीज़ सेम रहेगा, तब हमारा ईथर नहीं बनेगा, तब हमारा क्या बन जाएगा, तब हमारा एल्कोहल बन जाएगा, इस तरह से।
लेकिन यदि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम एल्कोहल ले लेंगे कोई, तब हमारा जो प्रोडक्ट होगा ईथर हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो OR समूह है, ये जो OR समूह है, ये जुड़ने के लिए चला जाएगा, ये जुड़ने के लिए चला जाएगा। किससे जुड़ने के लिए चला जाएगा? इस एल्कीन से। और वहाँ पर HOH होता था, तो ये OH जुड़ने के लिए चला जाता था एल्कीन से। समझ रहे हैं अंतर कहाँ है? हाइड्रोजन तो इसमें भी है, हाइड्रोजन इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर OH चला जाता था एल्कीन से जुड़ने के लिए, और इस OH की जगह अब क्या चला जाएगा जुड़ने? ये OR चला जाएगा जुड़ने के लिए। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा ईथर बन जाएगा, है ना। तो सिर्फ इसको हम बदल देंगे अगर, तो ये पूरा का पूरा क्या चीज़ है? यहाँ से आपको लग रहा है कि ये तो ईथर है। ईथर कहाँ से है? इधर भी अगर एल्काइल समूह रहता तब ना ईथर होता। ये एल्कोहल है ना, ROH एल्कोहल है। तो एल्कीन से एल्कोहल बनता था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से, जब हम यहाँ पर वाटर लेते थे, और एल्कीन से ईथर बनेगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से, जब यहाँ पर हम एल्कोहल लेंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। तो यहाँ पर होगा क्या? इस तरह से आपका प्रोडक्ट होगा, देख लीजिए। ये CH3, ये बॉन्ड टूटेगा, ये CH है, ये बॉन्ड टूटेगा, और ये क्या चीज़ है? CH2 है। तो होने क्या वाला है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस ROH में से यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लग जाएगा OR, ये वाला, और यहाँ पर लग जाएगा ये H। ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चला जाएगा? वो इस पर चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आ गया था। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OR आ जाएगा। OR समूह जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए, तो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर हमारा क्या तैयार हो गया? ईथर तैयार हो गया। तो याद रखिएगा, है ना, ये ईथर है ना, देख लीजिए, ये ईथर है ना, ईथर। ऑक्सीजन के इधर अल्काइल समूह और ऑक्सीजन के इधर एक अलग अल्काइल समूह, ये पूरा और ये पूरा। तो ये क्या हो गया? ईथर तैयार हो गया। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की हेल्प से यदि हम H2O लेते हैं तो हमारा बनता है अल्कोहल। किससे? एल्कीन में यूज होता है ये, एल्कीन से एल्कोहल बन जाएगा। और यदि H2O की जगह पर हमने क्या ले लिया? यहाँ पर एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल ले लिया, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? ईथर हो जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत ही आसान है। इसका जो भी मैकेनिज़्म है वो मैकेनिज़्म बिल्कुल शानदार मैकेनिज़्म है जो आप पढ़ेंगे उस समय। ठीक है, ये तो एक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन है, इसकी यूज से हम ईथर बना लिए, लेकिन मेनली इसका जो यूज होता है वो एल्कीन से एल्कोहल बनाने में ही इसका यूज होता है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसको जो है आगे की ओर ले जाते हैं। जल्दी कीजिए। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल करा देता हूं इस पर, ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। और अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ये OR जो समूह है वो यहाँ भी तो जुड़ सकता था, यहाँ पर ही क्यों जुड़ा? यहाँ भी तो जुड़ सकता था। तो ये मार्किनकॉफ नियम के अनुसार होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होता है वहीं पर जाकर OH समूह या OR समूह उसी जगह जाकर अटैक करता है, उसी जगह जाकर लगेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसीलिए यहाँ पर OH या OR समूह लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन या एग्जाम्पल इसको आप समझ लीजिए, वो मैं कर देता हूँ ताकि आपको जो है आसानी से और कुछ समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर बना दूंगा, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब ऐसे करके आपको दे देगा OMDM। ठीक है, OMDM लिख देगा। तो OMDM जब लिखेगा तो आप यहाँ से क्या बनाएंगे? अल्कोहल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अल्कोहल। ये देखिए, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक जगह OH लग जाएगा और एक जगह क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। तो OMDM लिख देगा तो एल्कीन से एल्कोहल बनेगा। लेकिन यदि यहाँ पर आपको क्या लिख दिए? यहाँ पर आपको ये लिख दिया जाए OMDM और यहाँ पर आपको स्पेसिफाई कर दिया जाए कि यहाँ पर हमने क्या ले लिया है? एल्कोहल ले लिया है। क्या लिया है? अल्कोहल लिया है। तब आपका जो है आराम से यहाँ पर आप ईथर बना सकेंगे। किस तरह से? तो इसी तरह से बना लेंगे। ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर OR लग जाएगा। ठीक है, ये OR जो है लग जाएगा। और देखिए ये ROH जो है अल्कोहल है, इस अल्कोहल के जगह पर हम क्या कर सकते हैं? कोई अल्कोहल दूसरा ले लेते हैं अच्छे से,
C2H5OH, इथाइल अल्कोहल ले लिया। चलिए ये इथाइल अल्कोहल ले लिया, तो यहाँ पर R के जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर ये O गया और ये R के जगह पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा C2H5 आ जाएगा। समझ गए क्या आने वाला है, C2H5 आने वाला है। तो देख लीजिए ये हमारा ईथर तैयार हो गया। इधर कोई और ग्रुप है, इधर कोई और ग्रुप है, यानी कि अनसिमेट्रिकल ईथर बन गया। तो आपको करना क्या है, क्या करना है, ऑक्सीजन के एक तरफ ये लग जाएगा और ऑक्सीजन के एक तरफ ये जो हम अल्कोहल लेंगे उसका ये अल्काइल समूह जाकर जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन जो है उसके बगल वाले का कार्बन पर जाकर जुड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी में अगर क्वेश्चन होगा तो उसको भी सॉल्यूशन उसका भी अपने खुद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये पूरा का पूरा ईथर बनाने की जो विधि है, जो इम्पोर्टेंट थी आपके लिए बोर्ड के लिहाज से, वो मैंने आपको पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया है। अब चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर एथर के फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि एथर के भौतिक गुण को हम देख लेते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे हम। चलिए ईथर के भौतिक गुणों के बारे में हम देखते हैं यहाँ से, फिजिकल प्रॉपर्टी ईथर का, ठीक है। उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे जिसमें ईथर के अलग अलग रिएक्शंस के बारे में समझेंगे। तो देखिए ईथर के भौतिक गुण को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो याद रखिएगा दो इंपॉर्टेंट ईथर मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ, ठीक है। CH3OCH3 डाईमिथाइल ईथर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डाईमिथाइल ईथर इसका नाम है, डाईमिथाइल ईथर। एक ये हो गया आपका, उसके बाद एक आपका हो जाएगा ये C2H5OCH3, ठीक है। इथाइल मिथाइल ईथर, इसको क्या बोलेंगे हम, इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये दोनों जो ईथर है, सबसे पहला पॉइंट आप ये नोट करेंगे कि ये जो दोनों ईथर है ये दोनों ही क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। गैसियस स्टेट यानी कि ये गैस के रूप में होते हैं। और इसके अलावा जितने भी ईथर हैं, इस दोनों को छोड़कर जितने भी ईथर हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, रंगहीन यानी कि कलरलेस होता है। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सभी रंगहीन होते हैं और द्रव्य होते हैं, रंगहीन द्रव्य यानी कि कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड, रंगहीन द्रव्य। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि रंगहीन द्रव्य यानी कि कलरलेस लिक्विड सारे के सारे होते हैं। क्लियर है आप लोगों को, एकदम समझ गए होंगे। अब चलिए ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर कि ईथर में क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन, इधर मान के चलिए कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है, यही ना होता है ईथर। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, तो ऑक्सीजन और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि हम देखें तो कार्बन से ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर भी यहाँ पर इस तरह से इसको मैं आपको ड्रॉ कर दूँ, ईथर इस तरह से बॉन्ड एंगल है ये इसका। तो ये यहाँ पर जो है कि डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो खींचता है दोनों तरफ से ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन से भी और इस कार्बन से भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो नेट जो डायपोल मूवमेंट होगा, डायपोल मूवमेंट मतलब नेट जो चार्ज आएगा वो जीरो नहीं होगा, याद रखिएगा जीरो नहीं होगा। डायपोल मूवमेंट को हम इससे दर्शाते हैं, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ईथर का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा लेकिन बहुत ही कम होगा, बहुत कम। जीरो तो नहीं होगा लेकिन बहुत कम होगा, इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से कार्बन जुड़ा होता है और दोनों तरफ से इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचना होता है। तो यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, नहीं के बराबर यानी कि बहुत ही कम होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए इसके बाद तीसरे पॉइंट को हम देखते हैं। यहाँ से दो पॉइंट हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि ईथर जो है वो वाटर से क्या होता है, हल्का होता है। जो ईथर होते हैं, ईथर जो है वो जल से हल्के होते हैं, यानी कि लाइट, हल्के होते हैं। ठीक है, ईथर जल से हल्का होता है, बहुत ही सिंपल है। चलिए फोर्थ इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम देख लेते हैं कि ईथर जो है घुलनशीलता की हम बात करते हैं कि ईथर कितना घुलनशील है।
पानी में, ठीक है, पानी में कितना ज़्यादा घुलनशील है, तो इसकी जो घुलनशीलता है, इसकी जो घुलनशीलता है किसमें, जल में, इसकी घुलनशीलता जल में बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। यानी कि ये जल में बहुत कम क्या होता है, घुलता है। लेकिन एक बात आपको भूलना नहीं चाहिए कि ये जो ईथर है ये अपने आप में बहुत अच्छा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। जो ईथर होता है वो अच्छा सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट मतलब विलेयक, जिसे हम लोग विलियन जिसे कहते हैं, सॉरी विलेयक, ठीक है। विलियन आप लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें सॉल्यूट और क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, ईथर एक अच्छा सॉल्वेंट है। यानी कि ईथर में दूसरे कंपाउंड, दूसरे यौगिक जो है वो ईथर में जाकर घुल जाते हैं, लेकिन ईथर जो है वो जल में जाकर नहीं घुलता है, ठीक है। ईथर का सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम है, वो जल में नहीं घुलता है, लेकिन ईथर में सारे घुलने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि ईथर जो है एक अच्छा सॉल्वेंट है। क्लियर है, ये बात है। अब आप कहेंगे कि घुलनशीलता इसकी कम क्यों है, क्योंकि ईथर में जो ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो वेरी लेस होता है, बहुत कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट होता है, उसकी जो तीव्रता होती है वो बहुत ही कम होती है। यही कारण है कि इसका घुलनशीलता जल में बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको दूसरे कंपाउंड में फिर डालेंगे तो ये घुलेगा, उसके साथ फिर सोल्यूबल हो जाएगा, लेकिन पानी में नहीं घुलेगा, और अपने में ये क्या करेगा, दूसरे को घुला लेगा। ये यानी अपना अच्छा सॉल्वेंट की तरह ये काम करता है, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता के बारे में यहाँ पर बात हो गई आपसे। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ईथर का जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी कि यहाँ पर जो नेट इसका डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो नहीं होता है, लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। यानी कि इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की जो पोलैरिटी होती है, ध्रुवता होती है, वो बहुत कम होती है। इसका मतलब आप यही समझेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के ध्रुवता बहुत कम होती है, यानी ये ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, तो ये बहुत ही कम पोलर होता है, बहुत कम पोलर। इसीलिए आप आगे जानेंगे, इसीलिए ईथर जो है वो बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, बहुत अलग अलग तरह के रिएक्शंस को नहीं दिखाते, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, बहुत कम पोलर है, ध्रुवित है। जितना ज़्यादा ध्रुवित होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, रिएक्शन में भाग लिया जाता है, रिएक्शन उसका होता है। लेकिन यहाँ पर ध्रुवता बहुत कम होती है, ध्रुवता जो है, पोलैरिटी जो है वो बहुत कम होती है। यही कारण है कि डायपोल मोमेंट भी बहुत कम है। ये चीज़ है, ये आप इसको याद रख लीजिएगा, इसी के साथ इसको जो है आप याद रख लेंगे। चलिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक के बारे में देख लीजिए। तो क्वथनांक बताने से पहले, बॉइलिंग पॉइंट बताने से पहले मैं यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहता हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपके सामने ये एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ये एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है ना, प्रोपेन। ये क्या है आपका, सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों तरफ क्या चीज़ है, इथाइल है, डाई इथाइल ईथर इसको हम लोग बोलेंगे। और एक हम ले लेते हैं ये ब्यूटेनॉल है, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन, सिंपल हाइड्रोकार्बन, ये ईथर है, और ये क्या चीज़ है, ये एल्कोहल है। ये इस तीनों में हम तुलना करते हैं। इस तीनों में जब हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो इस हाइड्रोकार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका वो 309.1 केल्विन होगा। जब इस ईथर की जब हम बात करते हैं तो 307.6 केल्विन इसका होगा, और जब इस एल्कोहल का हम बात करते हैं तो 390 केल्विन क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। 390 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि ये जो आपको क्या दिख रहा है, ईथर दिख रहा है, और यहाँ पर सिंपल हाइड्रोकार्बन दिख रहा है। ये दोनों को आप जब देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि लगभग बॉइलिंग पॉइंट समान है। लेकिन जब ईथर और एल्कोहल को आप देखेंगे ना तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा अंतर है बॉइलिंग पॉइंट का। यहाँ पर कहाँ 307 और कहाँ 390, जबकि मॉलिकुलर मास देखिए क्या है, बराबर है। इसमें भी 2 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन, एक ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन का तो बहुत कम होता है, उससे तो मतलब ही नहीं है। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास सेम है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा
मोलिकुलर मास, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा हो जाता है। आपको बताएं, बहुत पहले से बताते आ रहे हैं कि मोलिकुलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन इस दोनों का मोलिकुलर मास तो सेम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में देख लीजिए कितना ज़्यादा अंतर है। अब आप पूछेंगे कि इसका कारण क्या है, ठीक है, इसके कारण को आप जो है ज़रूर जान लीजिए, ये बोर्ड में आपका क्वेश्चन आ सकता है। कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कारण क्या चीज़ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जो अल्कोहल होता है, ये पानी में बहुत अच्छे तरीके से घुलता है। आप लोग तो जानते होंगे कि जैसे कि वाइन होता है, शराब होता है, वो पानी में किस तरह से घुल जाता है। तो इसकी जो घुलनशीलता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है वाटर में, जल में। क्यों होती है ज़्यादा घुलनशीलता? इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, अच्छे तरीके से क्या होता है, पानी के साथ घुल जाता है ये अल्कोहल। इसका मतलब है कि वहाँ पर घुलने का मतलब क्या है कि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही आसानी से बन रहा है। इसीलिए तो घुलनशीलता को भी आप ध्यान में रखेंगे, घुलनशीलता भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही प्रभावित होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ये बॉइलिंग पॉइंट भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत हद तक प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बहुत ही मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा इसका घुलनशीलता है। यही कारण है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है इससे बहुत ज़्यादा है, ईथर से बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, यहाँ पर पूरा का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी भी ईथर का खत्म हो चुका है। कल से हम लोग, यानी कि अगले वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ईथर के रिएक्शंस को देखने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।